एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं, है ना। तो जो पढ़े अभी तक हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, अभी तक हम लोग एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझे। और फॉर्मूला उम्मीद करते हैं सबको पता होगा, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस n - 1d। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं और इस फॉर्मूला में सारे वर्ड का मतलब पता है, सबको पता है ना। an क्या है, an है टर्म, है ना, ये nth टर्म है, एग्जैक्टली ये टर्म ही है ना। और इसमें n क्या है, इसमें n है पोजीशन, n क्या है पोजीशन, और बाकी सारा तो आपको पता ही है, तो बाकी सारा रिपीट करने का जरूरत है नहीं। a क्या हो जाता है, a है फर्स्ट टर्म, और d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आज कुछ बच्चों को डाउट भी हम क्लियर कर देंगे, जैसे जानवी का कुछ डाउट था और अमन का कुछ डाउट था, तो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। चलिए, इसके अलावा इस चैप्टर में अभी तक कितनी टाइप का क्वेश्चन देखे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे हाउ मेनी टर्म्स रहता है ना, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी टर्म्स से रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, तो बताओ किसका वैल्यू हमको निकालने बोलता है, एन का। ठीक है, अगर हाउ मेनी की जगह अगर विच टर्म रहता है क्वेश्चन में, तो ये वाला हमें क्या निकालने बोलता है, ये भी हमें क्या निकालना रहता है, n एन, एन निकालना रहता है। ठीक है, विच टर्म, एन ही निकालना रहता है कि कौन सा टर्म जीरो है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है ना, विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज जीरो, तो उसमें हमें क्या निकालना होगा, एन ही निकालना है। ठीक है, या विच टर्म इज -81। ठीक है, उसके बाद ए एन निकालना रहता है, तो डायरेक्ट लिखा रहता है कि 10th टर्म फाइंड करो, या कोई सा टर्म फाइंड करने बोलता है तो आपको वहां पे ए एन यानी ए 10 निकालना होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, कुछ ऐसा सीखे थे जो अलग था, याद है किसी को? लास्ट क्लास में हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन किए थे, डिफरेंस वाला क्वेश्चन किए थे ना, या एनेट टर्म वाला, कि ए थर्ड दिया है और ए फिफ्थ दिया है ना। तो ए थर्ड दिया है तो ए ये प्लस टू डी एक इक्वेशन बनता था, ए फिफ्थ दिया है तो ए प्लस 4d दूसरा इक्वेशन बनता था, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करते थे, ए और डी का वैल्यू निकाल लेते थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस सब टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। क्लियर? तो अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और कुछ अगर रह जाए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज ये एनेट टर्म वाला लास्ट क्लास है, कल और परसों में हम एपी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आवाज सबको क्लियर आ रहा है, एक बार कंफर्म करो। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक्चुअल में कल जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट ये स्टूडेंट का डाउट है तो इसको देख लिया जाए। तो सबसे पहले एपी देखना है, दिया हुआ है। अब बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। देखो विच टर्म बोल रहा है, यहाँ पे विच टर्म बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एन का वैल्यू ही निकालना है कि कौन सा ऐसा टर्म है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे अगर विच टर्म को हम रिलेट करें ना, तो यहाँ पे हम रिलेट कर पाएंगे ए एन को, क्योंकि विच को अगर रिप्लेस करेंगे तो एनेट टर्म, एनेट टर्म है, और एनेट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन। तो हमको ए एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जिसमें हमको एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, और ए एन जो है दिया हुआ क्वेश्चन में ये है कि ए एन जो है ऑफ दिस एपी विल बी को हम किससे इक्वेट करते हैं बताओ, अगर इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू, है ना। और आपको बताया था कि कैसे सेंटेंस को पढ़ा जाता है, 130 मोर देन 31st टर्म, तो 130 मोर देन 31st टर्म, तो मोर देन को किससे रिप्लेस करेंगे, प्लस से, और 31st टर्म को किससे रिप्लेस करेंगे, 831। इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन जो लिखे सबको समझ में आया, कैसे लिखे, सबको समझ में आया? विच टर्म जो है बस उसको हम मान लिए कि कौन सा टर्म है, तो हम मान लिए वो कौन सा टर्म है, वो एनेट टर्म है, क्योंकि पता तो नहीं है। और बताओ एनेट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन लिखते हैं ना। एनेट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से। तो एनेट टर्म है वो जो क्या है 130 मोर है, यानी 130 ज्यादा है 31st टर्म से। ठीक है, तो उसको हम ए एन ले लिए।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लिखेंगे कैसे, लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी an ले लेते हैं। ठीक है, an जो है हमारा रिक्वायर्ड टर्म है, जहां पे n हमें निकालना है। ध्यान रहे, रिक्वायर्ड टर्म क्या है an, लेकिन निकालना हमें क्या है, n का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे AP जो है, वी हैव, हमारे पास जो AP है वो क्या है, वी हैव 5, ये a का वैल्यू लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। 5 किसका वैल्यू होगा, फर्स्ट टर्म, यानी वी हैव a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, a इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू पता है सबको, d का वैल्यू बता सकते हो, बताओ n ना, d का वैल्यू हो जाएगा 15 माइनस 5 यानी 10, d का वैल्यू होगा 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्ड को हमको इक्वेशन में बदलना है और काम हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे क्या है, an इज इक्वल टू 130 प्लस a31। उम्मीद करते हैं ये जो सेंटेंस लिख रहे, बस ये वर्ड को पढ़ के ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा गया है ना, तो बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं। अब an का फॉर्मूला सबको पता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, और 130 तो 130 हो जाएगा, और प्लस बताओ a31 क्या हो जाएगा, a प्लस 30d। बस a और d का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। एक काम करते, a और a को यहाँ से सीधे सीधे हटा देते हैं, a का वैल्यू भी पुट करना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको a का वैल्यू नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं भी दिया, तभी आप बना सकते हो। देखो फर्स्ट टाइम तो दोनों साइड से हट ही गया, हट गया कि नहीं। अब n माइनस 1 जो है इंटू d, तो d का वैल्यू हमारे पास 10 है, और ये हो गया 130 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू अगेन 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 10, और ये 300 कर दे क्या, 300 प्लस 130, 430 लिख दे डायरेक्ट, समझ जाओगे सब, 430। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 43 प्लस 1 यानी क्या आ गया 44। तो आपसे बोला विच टर्म, तो विच टर्म, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ, क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा 44 टर्म, है ना। हमको A44 नहीं निकालना है, हमको ये पूछा जा रहा था कि कौन सा टर्म, विच टर्म, तो हमको किसका वैल्यू निकालना था, n का वैल्यू निकालना था। तो आंसर हो जाएगा कौन सा टर्म 130 ज्यादा है, तो 34th टर्म। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस ही 10 होगा, माइनस 10 नहीं होगा, क्योंकि 15 माइनस करेंगे आयुष। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे तो प्लस 10 होगा ना, 15 माइनस 5, क्लियर है। माइनस करते हैं तो -15 प्लस 5, तो माइनस का साइन 15 बड़ा ना होगा, -15 कहाँ है यहाँ पे, यहाँ पे जो AP है हमारा, A2 माइनस AP जो है हमारा वो क्या है 5 15 25 डॉट डॉट डॉट, यही AP है ना। तो D जो निकालना है, D के लिए हम क्या करते, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा 15 है और माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो 15 माइनस 5 10 प्लस ही 10 हुआ ना, बताओ। दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है चलिए ओके। और जो लोग लेट से ज्वाइन किए हो वो सुन लो, कल से आपका इंग्लिश का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है ना। तो इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर और राइटिंग सेक्शन, दो पार्ट को कवर करवाएंगे हम, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, ग्रामर जो कवर करवाएंगे वो बहुत ज्यादा डिटेल रहेगा, कोशिश तो किया जाएगा कि आपका पूरा हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, और राइटिंग सेक्शन को भी कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टाइमिंग आपको बता दी जाएगा, तो रेडी रहिएगा।
चलो बताओ, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अगर इस क्वेश्चन में नहीं दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। 10 टर्म, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये उसी टाइप। आवाज क्लियर आ रहा है सबको ना? संध्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 10 टर्म, यहाँ पे बोल रहा है 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 52। 10 टर्म दिया हुआ है और बोल रहा है 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म। बताओ, एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन यहाँ से और एक यहाँ से, और दोनों को सॉल्व करके एपी निकालना है। उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन बना सकते हो, तो आप लोग बनाइए और आंसर बताइएगा ना है। उम्मीद करें बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कुछ बच्चे स्लो हो जाते हैं। चलिए देखिए, करना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको बस जो स्टेटमेंट दिया है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक बार हैंड्स डाउन कर लेना सब लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 10th टर्म ऑफ एन एपी, तो इसका मतलब A10 दिया हुआ है। A10 कितना दिया हुआ है, 52। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इक्वेशन देखो कितने आसानी से बन रहा है ना। था 17 टर्म, तो 17 टर्म A17 है ना, 17 टर्म है यानी A17। ठीक है, उसके बाद बोला इज मतलब इक्वल टू, और 20 मोर देन बताए थे, आपको पीछे से पढ़ना बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। जैसे 13 टर्म से 20 ज्यादा है, तो 13 टर्म कितना हो गया, A13, और 20 मोर देन मतलब +20, एंड दैट इज इक्वल टू A17। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो A + 9D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 52। क्योंकि कोई भी एपी के लिए आपको अगर ए पता चल जाए और डी पता चल जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब A17 कितना हो जाएगा, A + 16D, और A13 कितना हो जाएगा, A + 12D होगा ना, एक कम और +20, तो दोनों साइड से A कैंसिल हो गया, और 16D - 12D क्या आ जाएगा आंसर, 20, यानी 4D इक्वल टू हो गया 20, और 4 से 20 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, यानी डी का वैल्यू आ गया 5। डी का वैल्यू हो गया 5, और डी का वैल्यू 5 आ गया तो इसमें हम पुट कर दे क्या, डी का वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो A + 9 इंटू डी का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा A + 45 दैट इज इक्वल टू 52, यानी A का वैल्यू हो गया 52 - 45, यानी कितना आ गया, 7। अब बताओ, A पता है और D पता है तो आप AP आराम से निकाल सकते हो ना, बस A में D ऐड करते जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो गया 7, सेकंड टर्म 7 + 5 12, थर्ड टर्म 12 + 5 17, फोर्थ टर्म 17 + 5 22, एंड डॉट डॉट डॉट। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगर किसी को डाउट है या दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। अनम, अनम समझ में आ गया अनम? ठीक है, आवाज वहां नहीं आ रहा है, मैसेज करके बताना, ठीक है, रिप्लाई करना। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा यूनिक क्वेश्चन रहेगा, तो इसको भी समझना जरूरी है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर इसको बेसिक क्वेश्चन को समझ लिया जाए ना तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है एनी टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n - 10। एनी टर्म मतलब ये सारा टर्म दे दिया है ना, वेरी गुड। एनी टर्म का मतलब एनी टर्म दे दिया ना 4n - 10, तो ये जनरल टर्म है।
अगर हम इसको लिखें तो इसका मतलब ये किसका वैल्यू दे दिया, ये दे दिया कि an इक्वल टू 4n-10, और ये आपको सारा कुछ बता दिया है, बस कैसे बताया ये कुछ बात समझ में नहीं आता है। अब सो दैट इट इज एन एपी, सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि ये एपी में है, और एपी में है उसके बाद फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, और उसके बाद 16 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो 16 टर्म तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे। हम पहले प्रूव करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। अच्छा, कोई भी सीरीज एपी में कब होता है, अगर यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लिख देते हैं 1, 4, 7 और 10 एंड डॉट डॉट डॉट, आपसे पूछते बताओ ये एपी में है या नहीं है, तो आप बताइएगा, और आप क्या बताइएगा, एपी में है या नहीं है, है ना। तो एपी में है, इसके लिए आप क्या देखते हो, बस देखते हो कि इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है। यानी अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, सॉरी, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी में होगा, और नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को भी उसी टाइप से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले nth टर्म से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी हैव nth टर्म an इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4n-10, ये nth टर्म है। तो अगर हम आपसे पूछते कि बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म मतलब n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, यानी अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो a1 ही फर्स्ट टर्म होगा ना, तो n का वैल्यू फर्स्ट 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 10, दैट इक्वल टू क्या हो गया, -6। क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम a2 निकाल सकते हैं यहां से, अगर फर्स्ट टर्म में n का वैल्यू 1 पुट किए तो सेकंड टर्म में क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू क्या पुट करें, n का वैल्यू 2, तो 4 इंटू 2 माइनस 10, दैट इक्वल टू 4 इंटू 2 हो गया 8 माइनस 10, ये हो जाएगा -2, ठीक है। और थर्ड टर्म, तो यानी हम n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 3 माइनस 10, यानी हो जाएगा क्या 12 माइनस 10, यानी दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है। तो बताओ एपी मिल गया ना, एपी का 3 टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो देयरफॉर लिस्ट ऑफ प्रोग्रेशन पहले लिखते हैं, अभी तो हमें पता नहीं है कि ये एपी है कि नहीं है, देयरफॉर लिस्ट ऑफ प्रोग्रेशन, है ना। अब ये कौन सा प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक है या नहीं है, अभी हमें नहीं पता है, लेकिन लिस्ट ऑफ प्रोग्रेशन हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा -6 फर्स्ट टर्म है, फिर -2 सेकंड टर्म है, और फिर थर्ड टर्म क्या है 2 डॉट डॉट डॉट, चाहे तो 1-2 टर्म और निकाल सकते है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे देखो, a2 माइनस a1, यानी हम क्या कर रहे हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करें, तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड टर्म है -2 और माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -6, तो बताओ -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये हो जाएगा 4। और एक और करते, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करते, तो ये हम निकाल क्या रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म हमारा क्या है 2, अब 2 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, तो आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये एपी में है कि नहीं है ना। तो हम लिखेंगे है ना कि a2 माइनस a1 इक्वल टू 4 एंड a3 माइनस a2 इक्वल टू 4, देयरफॉर द गिवन प्रोग्रेशन, एक और तरीका है वो भी बता देंगे, द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। अब देखो, अब हमको तुम लोग को बताने का जरूरत नहीं है कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बताओ अब आप लोग फर्स्ट का आंसर बता सकते हो कि नहीं, कि हम बताएं,
फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या होगा -6। माइनस सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर बताना है क्या, वो भी निकाल लोगे 4। और थर्ड तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, थर्ड आपको निकालना है A16। तो A16 ऑब्वियस सी बात है आप निकाल लोगे ना कि ये बताना है, यस सर। निकाल लोगे ना। तो सारा खेल है ए और डी का, ए और डी पता चल जाए तो सब कुछ पता चल सकता है, ठीक है। अब मान लो इस क्वेश्चन में इस टाइप से था इसलिए इस तरह से निकाले, अगर सिर्फ प्रूव करना रहता ना तो हम आपको दूसरे तरीके से बताते, वो भी बता दे क्या, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना, वो थोड़ा सा अलग है, कॉन्सेप्चुअल है, बट एक और तरीका है। बता दे या छोड़ दे, बोलो। सर बता दीजिए। ठीक है तो बता देते, चलो देखो। तो क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, जैसे अब हमें पता है ए एन का वैल्यू क्या है 4n -10, ठीक है। तो ए एन अगर 4n -10 है ना, तो इसके जस्ट बाद या जस्ट पहले का वैल्यू निकाल लेंगे। ए एन मतलब nth टर्म है, अगर nth टर्म के बाद वाले टर्म की बात करें तो nth टर्म के बाद वाला टर्म क्या होगा बताओ, n+1 टर्म होगा। तो अगर ए एन 4n -10 है तो n+1 टर्म क्या होगा बताओ, अगर 1 टर्म था तो 1 के लिए 1 पुट किए, 2 के लिए 2 पुट किए, तो n+1 के लिए n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 4, n+1 -10। ये समझ में आया या नहीं आया बताओ, ये नो समझ में सर। आया, नहीं समझ में आया। अच्छा ये समझ में आया था, जैसे a(2) था ना, तो n की जगह अगर हम यहाँ पे 2 लगा रहे थे तो यहाँ पे भी n की जगह हम 2 पुट कर रहे थे। n के जगह जब हम यहाँ पे 3 लगा रहे थे तो यहाँ भी n के जगह हम 3 पुट कर रहे थे, दिख रहा है। तो यहाँ पे n के जगह हम क्या रख रहे हैं n+1, तो यहाँ भी n के जगह हम क्या रखेंगे n+1 रखेंगे ना। समझ में आया संध्या, अभी भी नहीं आया, नहीं आया तो बोलो यस कोई सर। बात, आ गया ना, बाकी सबको समझ में आ रहा है, ये आ रहा है, यस सर। ठीक है। चलिए अगर आ रहा है तो आप ये बताइए कि अब इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, 4 इंटू एन क्या हो जाएगा 4n, और 4 इंटू 1 4 -10, तो ये हो गया 4n -6, 4 -10 यानी -6। तो nth टर्म है 4n -10 और n+1 टर्म यानी nth टर्म के जस्ट बाद वाला, nth टर्म और n टर्म के जस्ट बाद वाला क्या है n+1 टर्म, ठीक है। तो nth टर्म है 4n -10, 4n -10, और इसके बाद वाला टर्म क्या आया 4n -6। तो कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देयरफॉर हम लिखेंगे, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसी तरह से बनाना, लेकिन ये भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ, an+1 माइनस an, और n+1 टर्म हम निकाल चुके 4n -6, ठीक है, और माइनस an, an क्या आया 4n -10, तो ये हो जाएगा 4n -6 और माइनस प्लस -4n और माइनस माइनस +10, तो 4n कैंसिल और 10 - 6 क्या आ गया 4। देखो इस तरीके से भी कॉमन डिफरेंस सेम आया, लेकिन यहाँ पे हमको कैसे पता चल रहा है ये एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इसमें कोई एन नहीं आया है, इसमें एक कांस्टेंट टर्म आया, और कांस्टेंट टर्म ये बता रहा है कि किसी भी टर्म को, ये जो nth टर्म जिस भी एपी का nth टर्म लिखा हुआ है उसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा हमको एक कांस्टेंट मिल रहा है, और वो अगर कांस्टेंट मिल रहा है तो देयरफॉर द गिवन एपी, द गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि सिंस CD लिख रहे हैं शॉर्ट में, कॉमन डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, और इंडिपेंडेंट ऑफ n, इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब क्या हुआ कि CD कांस्टेंट आया, यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आया, देयरफॉर द गिवन प्रोग्रेशन इज, या द प्रोग्रेशन इज एन एपी, इज एन एपी, यहाँ पे n होगा, ठीक है।
बताओ सेकंड वाले मेथड में किसको किसको दिक्कत हुआ, एक बार हैंड रेस करना जिसको भी दिक्कत हुआ। शीतल नेहा, ठीक है, अच्छे खासे बच्चे को दिक्कत हो गया। चलो वैसे किसी का क्वेश्चन है तो पूछो अभी, उसके बाद हम बताते हैं। हाँ कृति बोलो। n आता तो क्या फर्क, सर क्या 4n आता तो क्या फर्क पड़ता? 4n आता तो कॉमन देखो 4n आता ना तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस बार बार चेंज करेगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, चेंज करेगा, और कॉमन डिफरेंस चेंज करेगा तो वो एपी होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस अगर सेम रहता है तभी तो वो एपी रहता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है अगर सेकंड वाला प्रोसेस, तो आप फर्स्ट ही प्रोसेस यूज कीजिएगा। उम्मीद करते हैं फर्स्ट प्रोसेस सबको समझ में आया होगा। सेकंड प्रोसेस को एक बार और हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो तब शायद समझ में आ जाए। और कोई क्वेश्चन है बताओ, और कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और कोई क्वेश्चन नहीं ना सर है? इसमें बोलो। n का, हाँ बोलो। सर एन इसमें का n का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। किस में, ये जो क्वेश्चन 4n में एन का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है मतलब मतलब n तो वही रहेगा ना, n थोड़ी चेंज कर जाएगा, n+1 नहीं, या एन यहाँ n+2 वेरिएबल करेंगे है, उसका। एन यहाँ वेरिएबल है। निधि क्वेश्चन पूछना है क्या, आप तो पूछ सकती हो, एन यहाँ वेरिएबल है, तब ना हम एन का वैल्यू कुछ भी चेंज कर, कुछ भी पुट कर रहे हैं। एन जो है यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। एन का वैल्यू हम 1 पुट कर दिए, 2 पुट कर दिए, 3 पुट कर दिए, तो एन तो चेंज हो रहा है, एन चेंज हो रहा है ना। तो अगर कॉमन डिफरेंस में भी एन आ जाता ना, सर तो कॉमन डिफरेंस में एन आ जाता तो वो चेंज कर जाता। ठीक है, तो इसको कोई बात नहीं, इसको रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे ना तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला पार्ट समझ में आया ना, फर्स्ट पार्ट जो बताया, ये तो एक और तरीका हम बता रहे थे बस। फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आया, ये बताओ। सर निधि, पूरा समझ में आ गया। अच्छा पूरा समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ये बात हम समझ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे बहुत हेल्प करेगा। लेकिन नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 11th में मैथ्स लोगे तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं लोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और आंसर बताओ हमको। एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। देखो नॉर्मली बनाना है तो नॉर्मली हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी बता देते हैं, और फिर आपको ट्रिक से भी बताएंगे कि देखते के साथ आप कैसे बना सकते हो, है ना। और जो कि लास्ट क्लास में तो बताया था, जो बच्चे होगा उन होंगे उनको पता होगा, है ना। जैसे हमारे पास 2 एपीज है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी डी दोनों में क्या है, डी सेम। ठीक है, और एक का फर्स्ट टर्म ऑफ, एक का फर्स्ट टर्म है 1 - 1 और दूसरे का फर्स्ट टर्म है -8। तो हमारे पास 2 एपी हो गया ना, एक लिख लेते AP1 और दूसरा लिख लेते AP2। ठीक है, तो AP1 का जो फर्स्ट टर्म है वो है A, मान लो A इक्वल टू है -1, और AP सेकेंड यानी उसका फर्स्ट टर्म हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फर्स्ट टर्म है -8। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्थ टर्म का डिफरेंस। फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है ना, तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है, इसका मतलब हम A4 - B4 भी कर सकते हैं और B4 - A4 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, A4 - B4 कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ ये नहीं बता रहा है कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो A4 - B4 अगर हम करेंगे तो A4 फोर्थ टर्म इसका और फोर्थ टर्म इसका घटा रहे हैं, तो A4 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A+3D। ठीक है, और माइनस B4 फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, B+3D। और देखो यहाँ D का तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि A+3D और -B-3D, तो 3D कट गया, तो क्या गया, A-B। तो फोर्थ टर्म हो, फिफ्थ टर्म हो, सिक्स टर्म हो, सेवेंथ टर्म हो, अगर डी सेम है तो डी सेम है तो आपको फाइनल आंसर जो आएगा वो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ही रहेगा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ही रहेगा, है ना। या कोई भी टर्म डिफरेंस, किसी भी टर्म का अगर डिफरेंस हम देखेंगे ना तो हमेशा सेम होगा। तो ए जो है, ए कितना है हमारा, -1, और माइनस बी का वैल्यू कितना है, -8।
तो ये हो जाएगा -1 + 8 यानी दैट इज इक्वल टू 7, यानी फाइनल आंसर जो हमारा होगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा 7। अगर यहाँ पे -7 भी ऑप्शन में दे देता ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7 ही आंसर होगा। तो रूल कि याद रखना, क्या रूल याद रखना है आपको कि अगर दो एपी है, दो एपी है AP1 एंड AP2 और इसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, डी क्या है सेम है, तो कोई भी टर्म लो, कोई भी टर्म लो उसका डिफरेंस भी सेम रहेगा। यानी फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा, मान लो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस के है तो 100 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, 100 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा के ही होगा। 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, वो भी के ही होगा। या कोई सा भी टर्म ले लो उसका डिफरेंस के ही होगा। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम सबट्रैक्ट करके आंसर कर सकते थे। बोलो कोई क्वेश्चन है तो बोलो। सर इसमें कंफ्यूज आवाज नहीं आ रहा कृति, मैसेज करो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? आकांक्षा समझ में आ गया? निधि? यस सर। यस नाज समझ में आ रहा है? यस ठीक है, यहाँ पे देखो, अच्छा ठीक है समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आपसे मेरा है कि एक बात बताइए कि यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ था, इसमें डिफरेंस दिया हुआ था तो हम A4 - B4 किए। हम ऐसा भी तो कर सकते थे, B4 - A4, ऐसा कर सकते थे ना, कर सकते थे कि नहीं? ऐसा करते तो ऐसा करते तो गलत होता या सही होता? ऐसा करते तो आंसर आता 7 की जगह -7। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन बात है कि -7 ऑप्शन में दिया है क्या? -7 ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो -7 नहीं दिया है, इसीलिए हमारा 7 आंसर आएगा। अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन रहता ना और एक ऑप्शन और बढ़ा दे, ऐसे ऐसे एक ऑप्शन और बढ़ा दे और लिख दे क्या इसका ऑप्शन -7 और 7 हो सकता है, तो आंसर ई करेक्ट हो जाएगा, आंसर ई करेक्ट हो जाएगा। क्या इस बात का पता चला सबको जो अभी एक्सप्लेन किए? हाँ कीर्ति, तुम्हारा यही क्वेश्चन था, हम समझ गए। ठीक है, अच्छा सब्जेक्टिव रहेगा तो क्या करेंगे? सब्जेक्टिव रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है दो केस लेके बनाएंगे, यानी उस केस में आपका -7 भी आंसर होगा और 7 भी आंसर होगा। ठीक है, केस 1 में ले लेंगे कि इसका 4 टाइम बड़ा है और केस 4 में ले लेंगे इसका बड़ा है। बट पता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर देखा जाए ना तो नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर फर्स्ट में ये वाला दिया है और सेकंड में ये वाला दिया है और उसके बाद डायरेक्ट लिख दिया है देयर, तो देयर वर्ड का मतलब होता है जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में सबट्रैक्ट करना। नॉर्मली ये मतलब होता है, लेकिन ये भी मतलब होता है। तो देयर मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे बता दिया है कि जिस ऑर्डर में दिया है, यानी पहले ए दिया है फिर भी दिया है, तो आप A4 - B4 ही करोगे। ठीक है, ऐसे ये कंपल्सर नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा लेट करके चल सकते हो। लेकिन ऑप्शन अगर ये वाला रहता तो यही ऑप्शन हम लेते, और सब्जेक्टिव में दोनों केस लेंगे अगर इसको पूरा डिटेल में बनाना होता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद एंड करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप ही लोग में से किसी का डाउट है? ये क्वेश्चन कितने लोग को लगता है कि वो बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो हैंड रेज करना और हमको बताना, फिर हम बताएंगे। इसमें बोल रहा है एनी टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन बी अ लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत यूनिकली डिजाइन क्वेश्चन है, ऐसे आने का कम प्रोबेबिलिटी है बट यूनिकली डिजाइन है। हाँ जानवी, समय मिलेगा तो बता देंगे। ठीक है, बता ही देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। एनी टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन बी लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, ये एन है, देन प्रूव दैट प्रोग्रेशन इज एपी। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आता है? कोई एक हमको स्टूडेंट एग्जांपल दे सकते हो लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, एन वेरिएबल में लीनियर एक्सप्रेशन का कोई एग्जांपल दे सकते हो? n - 2n = 5। है ना,
लीनियर एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो लीनियर एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax प्लस b। लेकिन ये किस वेरिएबल में बताओ? ये किस वेरिएबल में है? x के टर्म में। अगर हमें n के टर्म में चाहिए तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा? an प्लस b, है ना। तो हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है, nth टर्म, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट an इज इक्वल टू an प्लस b, ठीक है। an प्लस b, ये a अलग है और b अलग है। यहाँ पे आप चाहते हैं a और b की जगह कोई और कांस्टेंट भी लगा सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, लेकिन an प्लस b हम लिख रहे हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं? तो कंफ्यूजन है तो आप सी डी भी लिख सकते हो। इसको क्या कर लो आप, सी और डी कर लो, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ए एन इक्वल टू हो गया सी एन और प्लस डी लिखोगे तब भी हो जाएगा सी एन प्लस के लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है या नहीं है, पहले बताओ। लीनियर एक्सप्रेशन ये एन में है ना, ये क्लियर है सबको? ठीक है, ये आप ही लोग में से किसी का डाउट है? अमन पांडे, ये समझ में आ रहा है कि ए एन इक्वल टू हम सी एन प्लस के ले रहे हैं। अब हमको प्रूव करना है कि ये एपी है, तो एपी को प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, जस्ट इसके बाद वाला एक टर्म लिखना होगा। तो इसके बाद वाला एक टर्म कौन सा होगा बताओ? ए एन प्लस 1। और अगर ए एन है सी एन प्लस के, तो ए एन प्लस 1 क्या होगा? सी इंटू, देखो एन की जगह एन है तो ए एन प्लस 1 क्या होगा? एन प्लस 1 लिख देंगे, सी इंटू एन प्लस 1 प्लस के। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? वही काम किए, जैसे n की जगह 1 पुट करते थे तो 1 पुट करते थे दोनों जगह, और इस n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 1 से, तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से। क्या आ रहा है समझ में अमन? आप ही का क्वेश्चन है ना? यस सर। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? सी एन प्लस सी और प्लस के। अब हमें एपी है या नहीं है वो पता चलता है कॉमन डिफरेंस निकालने से। और अगेन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही बना रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ? ऐसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी समझ लीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। तो ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगा? सी एन प्लस सी प्लस के, और ए एन का वैल्यू क्या है? सी एन प्लस के। अब हम इसको सी एन प्लस सी प्लस के माइनस सी एन और माइनस के लिखेंगे। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो सी एन कैंसिल और के कैंसिल। तो जो आया सी, ये कांस्टेंट है या नहीं है? ये सबसे बेस्ट तरीका है कभी प्रूव करना है एपी तो, है ना। एक लाइन में प्रूव कर सकते हो अगर समझ में आ रहा है तो। नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन आप इसको 1 2 3 पुट करके वैसे बना सकते हो। लेकिन कांस्टेंट डिफरेंस में देखो, जो एपी का nth टर्म था उसमें n है ना, लेकिन कॉमन डिफरेंस में n आया या नहीं आया? यहाँ पे अगेन लिखेंगे सी डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब अगर कॉमन डिफरेंस दिखा रहे हैं और कॉमन डिफरेंस में n नहीं आता है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि c कांस्टेंट था ना, n कांस्टेंट नहीं था, लेकिन c क्या था? कांस्टेंट। और कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट ही आना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आया है। कांस्टेंट भी लिख सकते हैं या इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो देयरफॉर तो जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, वो क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। Therefore, this progression is an AP, और यहां पे आपका प्रूफ हो गया। ठीक है।